नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। 8 बज चुके हैं, सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे और जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो वो एक बार जल्दी से शेयर कर दें इस क्लास को। और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूं कि ये हमारी रेलवे एग्जाम की सीरीज चल रही है। इसकी रेलवे एग्जाम की ये GS GK प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। इसमें आपके जो एग्जाम है अपकमिंग NTPC और ग्रुप डी, NTPC और ग्रुप डी ये अपकमिंग एग्जाम है। साथ ही साथ आपको पता है कि राजस्थान में भी वैकेंसी ग्रुप डी की आई हुई है, तो वो 54,000 के आसपास, लेकिन अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशन है तो आप 8,000 के आसपास मान सकते हैं उनको वैकेंसीज को। अदर स्टेट वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए तो कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हमारा आज का जो लेक्चर है 39 नंबर का लेक्चर है। आधा घंटे का मात्र सेशन होता है। इसमें हम कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस PYQ के हो जाएं और कुछ स्टैटिक चीजें डिस्कस कर ली जाएं और करंट की चीजें डिस्कस कर ली जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके साथ एक स्टैटिक टॉपिक भी हम समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। निम्नलिखित फसलों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित फसलों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। निम्नलिखित 4 फसलें आपके सामने कॉटन, मूंगफली, चावल और गेहूं। कॉटन, मूंगफली, चावल और गेहूं, इन 4 फसलों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है, बताइए। तो कॉटन है, ग्राउंडनट है, राइस है। ये खरीफ की हो गई, ये रबी की हो गई। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। 1 2 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3। चलिए, तो रबी और खरीफ की फसल आपको ध्यान रखना है। ये रही आपकी, देखिए खरीफ की फसलों में ये सारी फसल आ जाएंगी आपकी, जैसे कि पैडी आ जाएगा, सोयाबीन, पिजियन पी और कॉटन, प्याज, मटर, ग्रीन ग्राम, हरे चने, ये आ जाएगा। यहां देखें, भारत में जो कल्टीवेशन है, भारत में जो फसल उगाना, ये जो कल्टीवेशन है, ये आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड है। जो कल्टीवेशन सेशन है, कल्टीवेशन सीजन है, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, खरीफ और रबी। तो खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती हैं? जून जुलाई के महीने में। ध्यान रखेंगे इस चीज को, खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं? जून जुलाई के महीने में, है ना। और कटाई कब होती है उनकी, हार्वेस्ट कब होता है, जब काटी कब जाती हैं? सितंबर अक्टूबर में काट दी जाती हैं। ठीक, उसके बाद जो खरीफ की मेन फसल है उसमें राइस, मिलेट, बाजरा, ज्वार, कॉटन, ये सब आ जाएगा। सोयाबीन, शुगर कैन, मेज, ग्राउंडनट, रेड चिलीज, लाल मिर्ची, ये आ जाएगा। ठीक, व्हीट इज अ रबी क्रॉप। व्हीट जो है वो रबी की फसल है और बाकी सब जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत की जो विदेश व्यापार नीति है, ध्यान रखना, भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय कौन सा है। यानी कि आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारत की विदेश व्यापार नीति बनाई जाती है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है या कौन सा मंत्रालय इससे संबंध रखता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो ध्यान देंगे, बात हो रही है यहां पे भारत की विदेश व्यापार नीति। अब ये जो विदेश शब्द जुड़ा हुआ है, ये जो विदेश शब्द जुड़ा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं ये विदेश मंत्रालय के अधीन तो नहीं आती।
ये जो विदेश शब्द है इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश शब्द जुड़ा है तो ये विदेश मंत्रालय के अधीन आ जाएगी, विदेश मंत्रालय के अधीन नहीं आएगी, क्योंकि व्यापार से संबंध रखने वाली ये नीति है तो ये आपकी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। अब यहां ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ भी आता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ भी आता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी भारत के? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है रक्षा मंत्री अभी? राजनाथ सिंह है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय, तो वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर, एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। और वैसे ये रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। कई देशों में ये भारत की तरफ से एम्बेसडर रह चुके हैं, यानी कि राजदूत रह चुके हैं। ठीक है, पहली सरकार में जो 2014 में बनी थी, 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट में डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, यानी कि विदेश सचिव बने थे, विदेश सचिव बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद 2019 में जब सरकार बनी तो 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया गया। और फिर 2024 में भी सरकार बनी है तो 2024 में भी एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बताना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है भारत के अभी? वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है भारत के? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, ये शुरुआत से हैं। ठीक, वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, पिछली सरकार में भी थे, मोदी सरकार में, और अभी भी हैं, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार संतुलन। ये शब्द कहां सुना है आपने? कमेंट करके बताइए। व्यापार संतुलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड? व्यापार संतुलन में क्या शामिल होता है बताइए। तो गुड्स, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, सर्विसेज, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल होता है, देखिए एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड तो थोड़ा सा नैरो टर्म है, इससे बड़ा टर्म आता है क्या, मैं यहां बताता हूं आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। क्या? भुगतान संतुलन। ठीक है, तो इसी के अंदर एक होता है, देखिए समझिए पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो भारत का अन्य देशों के साथ आयात निर्यात का लेखा जोखा, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अकाउंट है उसके सभी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड भारत का दूसरे देशों के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, आयात निर्यात, वो सभी
ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक, क्योंकि यहां देखो भारत की अगर हम बात करें तो भारत आयात निर्यात चीन से भी करता है, अमेरिका से भी करता है, यूके से भी करता है ना, और ऑस्ट्रेलिया से भी करता है, बांग्लादेश से भी करता है। तो भारत का सभी देशों के साथ जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उन सभी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होगा कंप्लीट, जिससे हमें पता लगेगा कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, किस देश से हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया, किस देश को हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया। तो वो रिकॉर्ड हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता लगता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स का ट्रेड भी आता है, यानी कि सामान, वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है, आयात निर्यात, और सर्विसेज का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कैपिटल्स हैं, बैलेंस कैपिटल्स, पेमेंट, लोन, ये सब भी लेना और देना होता है। ठीक, तो जो अगर सिर्फ गुड्स का हम ट्रांजैक्शन देखें, यानी कि फिजिकल वस्तुएं कितनी आदान प्रदान की गई हैं, तो केवल गुड्स के रिकॉर्ड को ही कहा जाता है बीओटी, केवल गुड्स के रिकॉर्ड को कहा जाता है बीओटी। ठीक है, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल में आ जाएंगी सर्विसेज, सर्विसेज अलग हो जाती हैं। ये सब तो पूरा कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, लेकिन सिर्फ आपसे बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ वो आता है कि हमने, यानी कि भारत ने दूसरे देशों को कितना सामान बेचा और दूसरे देशों से भारत ने कितना सामान खरीदा, उसका रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन कहलाता है। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, तो गुड्स यानी कि सामान, वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं शामिल नहीं होती। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, थारू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? थारू जनजाति से रिलेटेड ये सवाल है स्टैटिक जीके का। थारू जनजाति, तो जो जितनी भी जनजाति हैं, चाहे हम भील जनजाति की बात करें, गोंड जनजाति की बात करें, है ना, थारवा जनजाति की बात करें, तो जो मुख्य जनजातियां हैं, स्टैटिक जीके में ये सवाल पूछा जाता है कि जो मुख्य जनजाति हैं वो कहां कहां पाई जाती हैं, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, वो चैप्टर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये जो थारू जनजाति है ये आपके यूपी वाले एरिया में देखने को मिलती है, और यूपी से ही लगा हुआ जो बिहार है उस एरिया में देखने को मिलती है, और उत्तराखंड वाले एरिया में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार में ये थारू जनजाति हमें देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। ये देखिए, ठीक है, माउंट धौलागिरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? बताओ भाई जल्दी से। माउंट धौलागिरी, चार ऑप्शन है आपके सामने, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और चाइना। तो ध्यान रखना, माउंट धौलागिरी जो है वो नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवे का आंसर क्या है? सी, नेपाल में है माउंट धौलागिरी। Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental right? संविधान का वो कौन सा संशोधन है जिसके जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में से हटाकर अलग कर दिया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके जरिए संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में से
रिमूव कर दिया है दोस्त। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो हुआ था अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इस 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले फंडामेंटल राइट्स में शामिल था, कहां था ये? आर्टिकल 31 में था ये। कब? जब फंडामेंटल राइट में था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को एक नई जगह मिली और वो है आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300 क। अब यहां पे ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये है लीगल राइट। ये क्या है? लीगल राइट बना दिया है इसको। और जबकि आर्टिकल 31 में जब ये शामिल था तब ये था फंडामेंटल राइट। क्या था? तब ये था फंडामेंटल राइट। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में से अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखो, सरकार ना बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क करती है, सरकार विकास हेतु बहुत सारे काम करती है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे कि सिंपल ही ले लो, रोड बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना सरकारी, ठीक, कॉलेज बनाना। अब ये बताओ, ये जो सरकारी चीजें बन रही हैं ये बनेंगी तो किसी की संपत्ति पर ही, किसी की जमीन पर ही बनेंगी। पर क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता, इवन सरकार भी नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा ये पावर है कि वो उससे निपट लेगा। समझ रहे हैं? तो लेकिन क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है। अब किसी से, मान लो मुझसे मेरी संपत्ति कोई मांगे, सरकारी मांगे, तो मैं सीधा साधा कहूंगा उससे कि भैया संपत्ति का अधिकार तो मेरा फंडामेंटल राइट है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आप मेरी संपत्ति उससे नहीं छीन सकते। तो सरकार को ना प्रॉब्लम होने लगी। तो सरकार ने फिर क्या किया समाधान, के संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में से ही रिमूव कर दिया और उसको लीगल राइट बना दिया, यानी कि कानूनी राइट, कानूनी अधिकार। अब सरकार क्या करती है? सरकार को जो भी जमीन चाहिए निर्माण कार्य के लिए, वो जमीन किसान से ले लेगी और बदले में बाजार के हिसाब से, बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दे देगी, मुआवजा दे देगी। ठीक? तो अब किसान ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये कानूनी अधिकार है, आपको पैसा मिल जाएगा, जमीन देनी पड़ेगी। लेकिन जब फंडामेंटल राइट में शामिल था तब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैसे देके और कोई दे देगा। अगर उसकी मर्जी है, देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। ठीक है? क्लियर? तो ध्यान रखना, आंसर इसका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें अगर हम, तो फंडामेंटल राइट शुरुआत में तो 7 थे टोटल, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया है। तो अब फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है? 6। ठीक? फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें आते हैं। ठीक है? फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल इन नेचर, है ना, और एनफोर्सिएबल बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे।
आगे प्रश्न देखिए, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू द एलियंस। निम्नलिखित फंडामेंटल राइट्स में से आपको बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए हैं बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। अब आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं छह जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार में से भारतीयों के लिए तो सब हैं, भारतीयों के लिए सभी हैं 6 के 6, लेकिन जो भारत का रहने वाला नहीं है उन्हें कुछ ही दिए गए हैं, सभी नहीं दिए हैं। ठीक, वही पूछ रहा है आपसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी, और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के अधिकार, आर्टिकल 29-30, अल्पसंख्यकों के अधिकार, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, तो जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अब इतने ये फंडामेंटल राइट आपके सामने हैं, देख के बताओ। भारतीय लोगों के लिए तो सभी हैं, पर इनमें से वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनके लिए नहीं है, जो भारत के नहीं है, एलियंस यानी कि दूसरे देश के। बताओ, भारतीय लोगों के लिए तो ये सभी राइट्स मिले हुए हैं, अब इनमें से बताना है विदेशियों के लिए कौन सा नहीं है, विदेशियों के लिए कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है भारत में। 7वां प्रश्न है आपके सामने, 7वां प्रश्न। बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी। अब विदेश का कोई व्यक्ति भारत में आके कुछ भी बोल के चला जाएगा? नहीं जी, नहीं अलाउ करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस, एलियंस के लिए नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। चूज द फंडामेंटल राइट, तो क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, क्या होगा? पहला और तीसरा ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस अंडर विच आर्टिकल। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, भारत की बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जैसे कि रकीती, ये कोई व्यक्ति है, अब इसने एक अपराध कर दिया, इसने एक अपराध कर दिया, क्या? मर्डर, मर्डर कर दिया, तो इसे सजा मिलेगी एक बार। अब पता लगा, अब इसी मर्डर के लिए एक बार सजा दे दी और ये सजा कंप्लीट करके फ्री हुआ, उसके बाद फिर इसी अपराध के लिए दोबारा से भी सजा दे दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर सवाल पूछ रहा है किस आर्टिकल के तहत ऐसा बोला गया है कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दे जा सकती। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। 8वां प्रश्न, तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 ये कहता है कि एक ही पर्सन को एक से ज्यादा एक ही पर्सन को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा का प्रावधान नहीं है। Who among the following was the daughter of Emperor औरंगजेब? औरंगजेब का मुद्दा बहुत चल रहा है आजकल न्यूज में, है ना। हम
18वीं सदी में पहुंच गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब? औरंगजेब की डॉटर कौन थी? जॉन्स आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मेहरू निसा। मेहरू निसा औरंगजेब की कौन थी? डॉटर। एम्परर औरंगजेब की लड़की कौन थी? मेहरू निसा। ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सही आंसर चूज करना है कोड्स के जरिए। एक तरफ दिए हैं, यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 1 सेकंड, ये ठीक है। इधर दिए हैं स्मारक और इधर दिए हैं किसने उन्हें बनवाया, ठीक है। तो पहला है अलाई दरवाजा। पहला क्या है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा अकबर ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाई? शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई? औरंगजेब ने। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। आई होप क्वेश्चंस आपको बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ठीक 8 बजे। और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर। तो उस पर क्लिक करके आप पीछे की सारी क्लासेस फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखिए, थोड़ा सा 2x पे करके, तो क्विकली रिवाइज हो जाएंगी चीजें, है ना। और अभी जब से आप जुड़े हैं क्लास के साथ तब से रेगुलर इसको देखिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।